नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शराब पर सख्त सरकार है, लेकिन फिर भी बिहार में शराब का बड़ा कारोबार है। सख्ती के बावजूद शराबबंदी फेल कैसे हो रही है, इसे लेकर हर कोई हैरान है। लेकिन कई मामलों में पुलिस की संलिप्तता के बाद सरकार का आक्रोश अब पुलिसकर्मियों पर फूट पड़ा। अब शराब की घूंट पुलिसकर्मियों को महंगी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं। मद्य निषेध विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने शराब पीकर पकड़े जाने पर पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने शराबबंदी का कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि पुलिस वालों ने भी शराब नहीं पीने की शपथ ली है। ऐसे में अगर वो शराब पीते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा। ट्रिप से यही मिला कि पूरे बिहार में हर जिले में दौरा करना है, माइनॉरिटी को कहाँ क्या ज़रूरत है उसको उस पर मंथन करना है, देखना है, नज़र रखना है। और पहले के भी जो काम थे, जैसे जिला के अंदर हॉस्टल बॉयज और गर्ल्स कोचिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और जो लोग हॉस्टल में रहें उनकी पूरी व्यवस्था, खाद्यान्न तक की व्यवस्था सरकार करेगी। इसमें इसी में चर्चा हुआ, बात हुआ। कहीं कहीं ज़मीन मिला हुआ है, कहीं ज़मीन नहीं मिल पाया है, उस ज़मीन के लिए भी वक्फ बोर्ड से लेकर सरकार तक उस ज़मीन की व्यवस्था करना है, जिससे हॉस्टल और कोचिंग की व्यवस्था हो सके। तो शराब के नशे में पकड़े जाने पर पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के फैसले पर विपक्ष ने अब सवाल उठाए हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने पुलिसकर्मियों को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया है। तो देखिए, शराब पर नए निर्देश के बाद अब विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है और नया फैसला जो है शराबबंदी को लेकर आया है और पुलिस वालों पर अब गाज गिरने वाली है। जी हां, अगर पुलिस वाले शराब तस्करी में संलिप्त पाए गए या फिर शराब पीते हुए पकड़े गए, नशे की हालत में पकड़े गए, तो उन पर कार्रवाई होगी और सीधे उनको बर्खास्त किया जाएगा। तो विपक्ष भले ही सवाल सीएम पर उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता जो हैं सीएम के फैसले के साथ खड़े हैं। कोई भी कानून बनाता है उसको सख्ती से हम लोग लागू करते हैं। ऐसा नहीं कि चेहरा अलग चरित्र अलग। हम लोग को जो कानून बनाते हैं उसका यूएसपी हम लोग यही है, नीतीश कुमार जी का यूएसपी है कि जो कानून बनाते हैं उसमें सख्ती से लागू होता है। मद का सेवन बिहार में नहीं होगा और इसमें कोई भी चूक ना हो, इसलिए ये कोशिश की गई है। और रही बात पुलिस कर्मियों की, तो हम उनकी भी पूरी कोशिश रहती है कि इसे पूरी तरह से बंद करवाया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं पे अगर हल्की चूक हो जाए या तालाब में एक मछली भी अगर सड़ने लगती है तो तालाब साफ करना पड़ता है। तो सफाई तो जरूरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सोच लेते हैं वो ऐसा करती हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से हम इसको बंद करने में सफल हो पाएंगे। तो बिहार में अप्रैल 2016 से ही शराबबंदी लागू है। जब शराबबंदी लागू हुई तो नियम बेहद सख्त थे। 2016 में शराबबंदी के क्या नियम थे, आइए उसे भी जानते हैं एक बार। तो देखिए, जो नियम है वो हम आपको बता रहे। घर से शराब मिलने पर 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान था। इसके अलावा घर में नशे की अनुमति देने पर भी सजा होगी। इसके अलावा जो नियम थे, नशे में पकड़े जाने पर 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। नशे में हिंसा या उपद्रव करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया। इसके अलावा देखिए, उपद्रव करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान रखा गया था। और अगर महिलाओं को शराब के धंधे में लगाया तो आजीवन कारावास, यहां भी यही प्रावधान था। हालांकि इसमें संशोधन हुआ। जुलाई 2018 में शराबबंदी के कानून में संशोधन किया गया। सीएम नीतीश ने संशोधन से पहले घोषणा की थी कि कब, कहां, कैसे जरूरत है उसके मुताबिक संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद क्या नियम है, आइए वो भी जानते हैं। तो देखिए, शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा पहली बार पकड़े जाने पर 3 महीने की सजा का भी प्रावधान रखा गया। पहली बार पकड़े जाने पर अपराध होगा जमानत, यानी आपको बेल मिल सकती है। घर से शराब मिलने पर सभी सदस्यों को सजा नहीं मिलेगी।
नए कानून में सामूहिक सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया, यानी संशोधन के बाद ये तमाम चीजें आई हैं। और अमित हमारे सहयोगी पटना सीसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, जो नए निर्देश आए हैं, पुलिस वालों पर गाज गिरेगी अगर वो शराब पीते पकड़े गए, क्या शराबबंदी, शराब की तस्करी इससे रुक जाएगी? देखिए अनूप, यहाँ पे दो बातें गौर करने वाली है। पहला ये कि बार बार मुख्यमंत्री को जो है वो इस तरह से करे नियम क्यों बनाने पड़ रहे हैं, आखिर शराबबंदी जो है वो पूर्ण रूपेण सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो सवाल है वो ये कि जो अब तक कानून बनाए गए, जिस तरह की सख्ती दिखाई गई, सख्तियों से अनुपालन कराने की बात कही गई, तमाम तरह के नियम कायदे कानून बनाए गए, जिसकी चर्चा अभी आपने की है कि घर में शराब पकड़े जाएंगे तो घर को सील कर दिया जाएगा। उसके अलावा शराब पिए हुए व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं तो उनसे 10 लाख रुपए की जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। अगर कोई पुलिसकर्मी के थाना क्षेत्र में शराब बिकता है और ये अगर पाया जाता है, बिक्री होते हुए पाया जाता है, तो उन्हें जो है वो 10 साल के लिए थानेदारी से जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह के कई कानून, कई नियम कायदे कानून जो है वो बने और उसका इम्प्लीमेंट भी काफ़ी हद तक कराया गया, लेकिन जो शराबबंदी है वो पूर्ण शराबबंदी जो है वो लागू नहीं हो पाई। इस बात को सरकार भी सहज तौर पे स्वीकारती है और यही वजह रही कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक बार फिर से समीक्षा बैठक की तो उन्होंने कई खामियों को पाया और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे इसके लिए जो है पुलिस महकमे के जो है लोग उन्होंने जिम्मेवार माना, क्योंकि शराबबंदी को अगर सफल करना है तो इसकी जवाबदेही, इसका जिम्मा जो है वो पुलिसकर्मियों को उठाना होगा, क्योंकि पुलिसकर्मी जो है अगर थोड़ी भी लापरवाह होते हैं तो शराब तस्कर जो है वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। और इसी बात की जब समीक्षा में मुख्यमंत्री ने इन चीज़ों को पाया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी जो है शराब का सेवन करता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि जो पुलिसकर्मी है वो शराब माफियाओं को सिर्फ प्रशय ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ संरक्षण ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि शराब का सेवन खुद भी कर रहे हैं, जाम से जाम टकरा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने अमित, हम मंशा पर सवाल तो नहीं उठा रहे, मंशा बेहद अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि कानून इंसान और पुलिस वाले दोनों के लिए बराबर है और यही कानून पहले भी थे, पहले भी कानून थे और वो पुलिस वालों पर भी लागू होते थे, लेकिन उसके बावजूद शराब की तस्करी नहीं रुकी, पुलिस वालों पर आरोप लगते रहे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि अब ये कानून आ जाए तो अब शराबबंदी रुक जाएगी, पुलिस वाले पर जो आरोप लगते थे वो कम हो जाएंगे? देखिए अनूप, बिल्कुल ये सवाल मौजूद है और यही वजह है कि विपक्ष जो है वो हमलावर है। विपक्ष के जो नेता है, चाहे आरजेडी की प्रवक्ता एजिया यादव हो या कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ हो, इनके साथ जितने भी विपक्षी खेमे के लोग हैं वो इसी बात को लेकर सवाल रेज कर रहे हैं कि कायदे कानून तो आप लगातार बना रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है, उसका असर जो है वो उतना क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिसको बार बार सरकार दुरुस्त करना चाहती है और इसी वजह से कल मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान उन्होंने एक नया फरमान जो है वो जारी किया कि अगर पुलिसकर्मी शराब का सेवन करते पाए जाएंगे तो उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है कि अगर शराब का सेवन नहीं करते हैं, शराब का सेवन करते नहीं पाए जाते हैं, अगर जो शराब तस्कर हैं उन्हें वो प्रशय देते हैं, अगर वो शराब की बिक्री करवाते पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जो पहले के नियम है उन्हीं के तहत कार्रवाई होगी। तो ये दो तरह के नियम जो है वो आप देखने को मिलेगा बिहार में। जो शराब सेवन करने वाले वर्दीधारी हैं, चले हम भी यही उम्मीद करते हैं अमित कि जो नए नियम बने हैं वो सख्ती से लागू किए जाए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिन पर सख्ती से लागू करने का जिनके ऊपर दायित्व है, जिम्मेदारी है, उन्हीं के ऊपर यह कानून भी लागू हो रहा है। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं इस कानून का क्या असर होगा, ये भी देखने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। जी हां, मधुबनी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा है, मौके पर बाइक सवार 4 युवकों की मौत हो गई है। अरेर थाना के स्टेट हाईवे 52 पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी में जहां सड़क हादसा हुआ है, इस हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है। स्टेट हाईवे 52 पर यह हादसा हुआ है। अरेर थाना के स्टेट हाईवे 52 पर यह हादसा हुआ है, 4 युवकों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से आ रही है। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हुई है। इधर जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकियों का बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने छपरा से एक युवक को हिरासत में लिया है। जावेद नाम के युवक को मढ़ौरा के बहुवारा गांव से पकड़ा गया है। जावेद का भाई जो है मुश्ताक भी पुलिस की हिरासत में है। जावेद के परिजनों ने जावेद को निर्दोष बताया। जावेद ने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद आर्मी में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जावेद का भाई मुश्ताक नर्सिंग की तैयारी करने पंजाब के मोहाली में है, जहां से उसे भी हिरासत में लिया गया। जावेद के परिजनों से बातचीत के हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने।
कश्मीर के आतंकियों का छपरा कनेक्शन सामने आने के बाद छपरा के जावेद को कुछ सुरक्षा एजेंसियों ने उठाया है। जैसा कि कहा जा रहा है, परिजन परेशान है कि आखिर जावेद को कौन से एजेंसी ले गई है। हालांकि इन लोगों ने पुलिस से शिकायत भी की है। क्या मामला है, जावेद आखिर किस आरोप में पकड़ा गया है, क्या बताया गया, इनसे परिजन हमारे पास मौजूद हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? जी, मेरा नाम हुआ महफूज आलम, मेरा पुत्र जावेद आलम है। कल 20-25 की संख्या में लोग आए, सिविल में थे, न मालूम पुलिस थे या सामाजिक तत्व, मेरे सामने ज़बरदस्ती उसको उठाकर गाड़ी पर लेकर चले गए। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को सूचना दिया हूँ। मुझे अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है कि मेरा बच्चा को कौन उठा कर ले गया है। ये कोई बताया नहीं कि जी नहीं, जी कोई एजेंसी नहीं। एसपी से बात की आपने? एसपी से बात हमको कहे कि बृहस्पतिवार को मिलेगा, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। जी, बात नहीं किए। तो जैसे कि चर्चा उठ रही है कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी पकड़े गए थे, हथियार सप्लाई की गई थी, उसमें इनका नाम जुड़ा हो सकता था। क्या आपका बच्चे का कुछ ऐसा? जी नहीं, मेरा बच्चा का कोई माने पूरा थी बायोडाटा खंगाल लिया जाए, कोई इस तरह का थी नहीं है। हम उन लोगों को कहे कि मेरा घर भी सर्च कर लीजिए, मेरा जो भी आपको कागजात मांगना हो मांग लीजिए, लेकिन कोई इस पर सुने नहीं। और तुरंत जो है सो मेरे सामने मेरे बच्चा को मैंने 2-4 थप्पड़ भी लगाए लोग। हाँ। इस खबर के बाद परिवार के लोग लगातार पहुंचे। क्या कहेंगे, क्या जावेद का इस तरह का कोई हिस्ट्री था, कोई इतिहास? जी, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आर्मी के 3 बार वो निकाला है, 3 बार जावेद निकाल चुका है। समझिए कि चौथा बार के लिए फिर से वो मतलब एग्जाम देकर प्रयास कर रहा है। एक बार कान के लिए छट गया। बहुत मतलब मेहनती और सब थी है बच्चा। आर्मी में एकदम जाने का, देश का सेवा करने का उसको बहुत शौक था कि हम देश का सेवा करते हैं। ऐसा वो कांड नहीं कर सकता है। उसको फंसाया गया है। अब कौन आदमी फंसाया है, किस तरह से फंसाया, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं। हम मेरा नजमा बेगम नाम। तो परिवार के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जावेद जो था एक देशभक्ति का जज्बा था उसमें, और 3 बार उसने आर्मी की तैयारी में परीक्षाएं निकाल दी थी कि लेकिन किसी कारण से वो आर्मी में नहीं जा सका। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहा था। लेकिन अब जब आतंकी कनेक्शन जुड़ने की बात सामने आई तो पूरा परिवार परेशान है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जावेद इस मामले में सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उससे पटना में बताया जा रहा है कि पूछताछ हो रही है। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आएगा तो कुछ ना कुछ बातें छन के सामने। लेकिन परिवार जो है यहाँ काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और अब बात गया की करते हैं, जहां से पुलिस ने एक ट्रक शराब बरामद किया है। जब्त 500 कार्टन शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब की खेप हरियाणा से सीतामढ़ी ले जाई जा रही थी। गया पटना हाईवे के रसलपुर के पास पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें 2 तस्कर भी पकड़े गए हैं। ट्रक में मुर्गी के दाने में शराब को छिपा कर रखा गया था। इधर सीतामढ़ी के डुमरा में जल संसाधन विभाग की ओर से जिस नहर का निर्माण 40 साल पहले किया गया था, उससे अभी तक किसानों को कोई सुविधा नहीं मिली। सिंचाई का हवाला देकर जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन मधुबन, भीसा, माधोपुर, रोशन, तलखापुर, शांतिनगर और बसंतपुर समेत 12 से ज्यादा गांवों के किसानों के खेत में पानी की एक बूंद नहीं पहुंची। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। 80 के दशक में बिहार की सरकार ने जल संसाधन विभाग को एक बड़ी जवाबदेही सौंपी थी। उस जवाबदेही के तहत किसानों को हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की राशि खर्च की गई थी। मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से जल संसाधन विभाग की लापरवाही दिखलाने की कोशिश करता हूं कि 80 के दशक में सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी में जल संसाधन विभाग ने किसानों से जमीन अधिग्रहण किया और उस जमीन में नहर का निर्माण किया गया। और आपको बता दें कि जिस वक्त जमीन का अधिग्रहण किया गया था, किसानों के लिए वह जमीन काफी बेशकीमती थी और उसका मुआवजा भी काफी कम दिया गया। किसानों की उम्मीद थी कि नहर निर्माण के बाद उनको सिंचाई सुविधा हासिल हो जाएगा, लेकिन 4 दशक बीतने को है। आप तस्वीर देख सकते हैं, जल संसाधन विभाग के द्वारा यह नहर का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक इस नहर में पानी नहीं आ सका। नहर को नदी से नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण आज की तारीख में भी नहर
पूरी तरीके से सूखा हुआ है और किसान जो है अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। किसानों से बेशकीमती जमीन ले ली गई और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें सिंचाई सुविधा हासिल होगी, लेकिन आप हालात देख सकते हैं। किसानों को पूरी तरीके से जल संसाधन विभाग ने ठगने का काम किया। नहर का निर्माण कर दिया गया, लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं आ सका, जिसके कारण किसानों को आज भी सिंचाई सुविधा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और अब बात भूकंप के झटके की, तो पटना सिटी में भी कल रात भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। झटका के महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। गनीमत ये रही कि तीव्रता कम होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। चल जाएगा। और चलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भूकंप के झटके कहां कैसे आए हैं। चलिए ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं पटना और नालंदा केंद्र बताया जा रहा भूकंप का। हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कैसे केंद्र रहा। और भूकंप के झटकों के आने के बाद लोग अपने घरों से बाहर भी निकल गए। अफरा तफरी का माहौल रहा है पटना नालंदा। जी हाँ, ये हम आपको बता रहे हैं कि कहां भूकंप का केंद्र रहा। इसके जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बैठे हुए थे, बच्चों लोग बाहर प्रतिमा बैठा रहे। मैं निकला, जैसे ही घर से निकला तो काफ़ी झटका महसूस हुआ, लेकिन हल्का सा झटका था जो लगा कि भूकंप आया है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद से सिवान के भी 2 लोग लापता हैं। उनके बारे में भी कोई सूचना अब तक नहीं मिली। इससे उनके परिजन बेहद परेशान हैं। परेशान परिवार वाले बिहार और उत्तराखंड सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बड़रिया प्रखंड के चौकी हसन पंचायत का 26 साल का सुभाष यादव और हरबोदरा पंचायत का 33 साल का गौतम यादव चमोली में पावर प्रोजेक्ट में वेल्डर का काम करते थे और सैलाब आने के बाद से वो दोनों लापता हैं। नहीं आ रहा। क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि काम पूछने पर लड़का सब बता रहा है कि काम चालू है, खुदाई हो रहा है और उनका खोज प्रयास में जारी है। हम लड़का अपन मांगता नहीं, हम अपन लड़का मांगता नहीं। हमरा रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, हम लड़का चाहिए। मधुबनी के किराना थोक व्यापारी के घर से 7 लाख की डकैती मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से करीब 3 लाख की भारतीय और नेपाली करेंसी भी मिली है। साथ ही न्यूजीलैंड और थाईलैंड के भी कुछ करेंसी इनके पास से बरामद की गई है। 10 फरवरी को थोक व्यापारी के घर पर लूटपाट हुई थी। 69,000 और नेपाली रुपया भी 98,000। न्यूजीलैंड का $5, क्योंकि वो थोड़ा बाहर भ्रमण भी करते थे। पासपोर्ट भी जब उन्होंने दिखाया तो शौकिया तौर पर वो न्यूजीलैंड का $5 और थाईलैंड का थाई बाट भी उनके वहां पर था, जिसको पुलिस ने बरामद किया। इधर मुजफ्फरपुर में युवक के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। कांटी से अगवा युवक चंदन का शव फर्दो नदी पुल के नीचे मिला है। शव को पत्थर से बांधकर पानी में डुबोया गया था। चंदन के पिता ने उसके ममेरे भाई विकास पर हत्या का आरोप लगाया है, क्योंकि 7 फरवरी को चंदन अपने ममेरे भाई विकास के साथ ही देवघर के लिए निकला था। कुछ न बोल के निकला, घरे गए तो पता लगा कि विकास के जोड़े एगो मधुबन के चुट्टन है, वो दोनों के साथ देवघर जा रहे हैं। तो जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कार्रवाइयाँ होगी। पोस्टमार्टम, सबसे पहले तो पोस्टमार्टम किया जा रहा है, डेड बॉडी के हम लोग उसको भेज रहे हैं। इधर पटना सिटी में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना आलमगंज के चौली टाल मोहल्ले की है। मृतक विक्की महाराजगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के माने तो विक्की मोबाइल कुख्यात अपराधी था। वो दर्जनों आपराधिक मामलों में जेल जा चुका था। पहचान जो है विक्की उर्फ मोबाइल के रूप में हुई है। इसके ऊपर में करीबन 1 दर्जन केसेस थे हत्या और आर्म सेट का। अभी 1 सप्ताह पहले जो एक हत्या हुई थी उसमें भी यह नामजद पहचान विक्की उर्फ मोबाइल के रूप में हुई है। हम छानबीन कर रहे हैं कि इसकी हत्या कैसे हुई। और आज बसंत पंचमी का त्यौहार है और आज के ही दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग खासकर छात्र छात्राएं विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत के लिए इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। श्रद्धालु इस दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करते हैं और विद्या की देवी का पूजन करते हैं। तो बसंत पंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी भी लगाई है।
बेगूसराय के जमटिया, सिमरिया, मथुरापुर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान का खास महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद घरों में पूजा अर्चना के लिए गंगा जल साथ ले आते हैं।